हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवालिया। कैसे हैं आप सभी? सीए फाउंडेशन बैकबोन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए। इसमें आपको इंस्टीट्यूट एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करता है कि कैसे आप अपने एक बेस तैयार करें इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इस जो ये रिनोव्ड डिग्री आपके हाथ में आने वाली है उसके लिए आपका बेस इसमें तैयार किया जाता है। 4 पेपर्स सीए फाउंडेशन में लगते हैं। पेपर नंबर 4 रिलेट करता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज से। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, हमारे पेपर 4 के लिए 100 मार्क्स का पेपर होना है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रिलेट करता है आपका इकोनॉमिक्स से एंड द सेकेंड वन रिलेट करता है आपका कमर्शियल नॉलेज से। 60 और 40 के रेशियो में आपका पेपर आता है, लेकिन कंप्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको राइट वन चूज करना होता है। आपको बेसिक स्टडी इसमें करनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्शियल नॉलेज है वो आपको कहीं भी कोई ये नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ में आप डे टू डे नोटिस करते हैं। आपको अपनी मार्केट में आप जा रहे हैं तब भी आप नोटिस करते हैं, आप घर पे भी आप अपनी मम्मी को देखिएगा, किसी को भी आप नोटिस करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स की बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको हैपन होते हुए नजर आएंगे। सो इकोनॉमिक्स इज नॉट ए टफ पेपर, सो यू हैव टू मेक योर कंसंट्रेशन। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट पार्ट हमारे पेपर का। बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेसिक की बात करता है। उसी को हम शुरू करते हैं कि आखिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स वो है आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, सो दैट आपको आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो इजीली फुलफिल हो जाए या वो ऑप्टिमम लेवल पे फुलफिल हो जाए। कई बार ये होता है कि हमारे वांट्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो मनी है वो लिमिटेड होता है, तो हमें उसे एक तरीके से मैनेज करना होता है। वही सब इकोनॉमिक्स से होता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक देखिए कि ये कहाँ से निकल कर के आया। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वर्ड निकल कर के कहाँ से आया, किसने इकोनॉमिक वर्ड की उत्पत्ति की, कहाँ से आया ये वर्ड। ये वर्ड आपकी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का ये हिस्सा है, और इसमें किस वर्ड से निकला गया है, ग्रीक लैंग्वेज का है, ओइकोस एंड निमैन। ये आपके इकोनॉमिक्स वर्ड जो है इनसे आपका निकला है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इसको डार्क इसीलिए किया गया है सो दैट आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओइकोस एंड निमैन, उसी से इकोनॉमिक्स वर्ड की उत्पत्ति हुई है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि हाउस होल्ड को कैसे मैनेज किया जा सकता है। घर में मम्मी कैसे घर चलाती है, पापा जो सैलरी लेकर आते हैं उसमें आपकी स्कूल फीस भी जानी होती है, घर खर्चे भी होते हैं, उसके अलावा कुछ सेविंग भी फ्यूचर के लिए की जाती है। तो कैसे वो मैनेज करते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है, वो उनका जो मेंटेलिटी होती है, उसी को सबको इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ये एट लार्ज होती है और स्मॉल लेवल पर भी होती है। वो उसके लेवल्स पे डिपेंड करता है कि आप एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं या एक मास लेवल पे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी लेवल पे। लेकिन इसमें स्टडी ये की जाती है कि आप कैसे मैनेज करोगे अपने मनी को, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एडम स्मिथ साहब ने, एडम स्मिथ हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उन्होंने फर्स्ट जो था, आज के टाइम पे हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसका जो बेस था वो हमारे एडम स्मिथ साहब ने दिया था। इन्हें फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, इन्होंने एक बुक लिखी, एडम साहब ने बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, बुक का नाम ये है। और ये लिखी इन्होंने 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ साहब ने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन,
जिसके अंदर उन्होंने आज के टाइम पे हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसका बेस इन्होंने तैयार करके दिया। पहली बार जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया वो एडम स्मिथ साहब ने दिया। हालांकि इनकी बुक को हम शॉर्ट्स में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। कुल मिलाकर के हमने ये नोटिस किया कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओइकोस एंड निमेंस, इसकी उत्पत्ति हुई है। एडम स्मिथ ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो तैयार किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो दो मेन फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी डिपेंड ही उसी पे करती है। दो फैक्ट्स कौन से हैं? फंडामेंटल फैक्ट्स। क्या कौन से फंडामेंटल फैक्ट्स है? एक तो अनलिमिटेड होती, क्या होती है अनलिमिटेड? हमारी इच्छाएं। कभी भी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो कभी भी सीमित नहीं होती, वो अनलिमिटेड चलती है, वो अथाह होती है कि चाहे कितना ही उसके पास आ जाए फिर भी उसका मन नहीं भरता। उसके ये रहता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और की उसकी दिमाग में चलती रहती है। तो हमारी वॉन्ट्स जो है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या हम हमारी सारी आवश्यकताएं, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? नहीं, हमें उन्हें एक लिमिट पे रोकना पड़ता है। लिमिट किस वजह से लगती है? क्योंकि हमारे पास उस पर खर्च करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, वो स्कैर्स हैं। हमारे पास पैसा लिमिटेड है या फिर हमें जिन प्रोडक्शन फैक्टर्स की जरूरत है वो लिमिटेड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमारी जो वांट्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स हैं, पूरी तरीके से स्कैर्स नहीं है, लेकिन हाँ आपके वांट्स के कंपैरिजन में वो बहुत कम है। तो ऐसे में आपको इनको ब्यूटीफुली, इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना होता है? मैनेज करना होता है, और वही आपके इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल बन जाता है। इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम उनको यूज़ करें ताकि हम हमें संतुष्टि के लेवल पर ले जा सके, हम अपने आप को ये संतुष्ट कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ मैं जितनी मेरी इच्छाएं थी उनमें से मैंने वो इच्छाएं पहले पूरी कर ली जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मान लो आपके पॉकेट में 1000 रुपीज़ हैं, आपके पॉकेट में कितने हैं? 1000 रुपीज़ हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन, आपको बहुत सारे काम करने हैं उसमें। आपको बुक्स परचेज करनी है, आपको मूवी भी देखनी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स ने डिमांड की है, आपके बर्थडे पार्टी भी आने वाली है तो आपको उसके लिए भी थोड़ा सा पैसा बचा के रखना है, और कुछ पैसे आपको लगता है कि आपकी बाइक के लिए या कार के लिए, 4 व्हीलर जो भी आप यूज़ करते हैं उसके लिए आपको चाहिए। आप 1000 रुपये में इन सब चीज़ों को मैनेज करोगे? इज़ इट पॉसिबल कि आप इन सबको कर पाओ? हो सकता है आपकी बुक्स 500 रुपीज़ की पड़ रही हो, मूवी की टिकट 200 की हो, पार्टी पे खर्चा ऑब्वियसली 500 लगना ही है, और यहाँ पे आप 100 रुपये का खर्चा करो। इनका अगर मैं टोटल करूँ तो ये 1300 पे जा रहा है। इनका टोटल कितने पे जा रहा है? 1300 पे। 1300 पे खर्चा है, 1000 आपके पास बैलेंस है जेब में, कैसे मैनेज करोगे? जो मैनेज करने के लिए आप जो दिमाग में कैलकुलेशन करोगे कि मैं प्रायोरिटी में रखूँ कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। बाइक का खर्चा आप टाल नहीं सकते, आपको लगता है कि आप बाइक नहीं छोड़ सकते, आप 3 व्हीलर से, ऑटो से नहीं जाना चाहते, कैब से, तो आप ये करोगे कि 100 रुपये मैं बाइक में एलोकेट कर देता हूँ। उसके अलावा मुझे बुक्स लेनी ही है, हो सकता है मैं अपने फ्रेंड से किसी से मैनेज कर लूँ तो मैं यहाँ पे 100 रुपये बुक के ऊपर बचा सकता हूँ, तो मैं 400 में बुक्स ले लूँ। देन आफ्टर मैं मूवी कैंसिल कर दूँ, और पार्टी, मेरे बर्थडे की पार्टी तो देनी ही है, इसलिए मैं 500 रुपये बर्थडे की पार्टी के लिए रख लूँ, और मैं इस तरीके से 1000 रुपये में अपना काम चला लूँगा। मूवी कैंसिल कर लेंगे, मूवी थोड़े दिन बाद देख लेंगे, वो इतना अर्जेंट नहीं है। यहाँ पे आप इसको मैनेज करते हैं क्योंकि आपके पास जो इच्छाएं हैं वो आपको खर्च करने के लिए 1300 रुपये तक मजबूर कर रही है, वो आपको उकसा रही है कि आप 1300 तक खर्च कीजिए, लेकिन आपके पास अवेलेबल सिर्फ 1000 रुपये है। तो आपने उस स्कैश रिसोर्सेज, जो आपका रिसोर्सेज स्कैश कौन सा है? मनी, जिसे आपने ब्यूटीफुली मैनेज करने की कोशिश की सो दैट आप अपने आप को संतुष्ट कर पाए। वही आपकी क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी बाय विच रिलेटिव स्कैश रिसोर्सेज अलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएशन होता रहता है। लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएशन हो गया, उसकी वजह से आपको उसको भी मैनेज करना पड़ता है। हर बार आप
कई बार आपकी जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस में चेंज हो गया, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अलग है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को दिखाना है। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देख करके आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये ऐसे ही करना है, तो आपको उसे फिर से मैनेज करना होता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर सकते कि ठीक है मेरे पास 10,000 रुपये अवेलेबल है, मैं ऐसे ऐसे फिक्स कर लूँगा। लेकिन मे भी पॉसिबल वो खर्चा कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको इन्हें कैसे अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो पूरी की पूरी जो कहानी है, जो प्रोसेस है, वो आपकी शामिल होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ये आपका था बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम सजेस्ट कर रहा है बिजनेस के बारे में कि आप बिजनेस में कैसे इकोनॉमिक्स का यूज करोगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है उनको बिजनेस में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सको। उसके लिए आपको काम करना है। तो ये आपका क्या हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस की जो प्रैक्टिस है, बिजनेस में आपको जो काम करना है उसमें इकोनॉमिक्स के रोल के बारे में आपको नॉलेज रखना, उसका यूज करना, बेस्ट यूज करना, वो आपका क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास हो सकता है इनपुट लिमिटेड हो, या आपके पास आपका जो फाइनेंस है वो लिमिटेड हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये मैनेज करना होता है कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, किस लेवल तक प्रोडक्शन करें, और उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चे जा रहे हैं उन्हें किस तरीके से मैनेज करें सो दैट आप प्रॉफिट कमा पाएँ, या आप अपने आप को संतुष्ट कर पाए कि हाँ मेरा बिजनेस करने में कुछ फायदा हुआ है। It fulfills the gap between economic theory and business practices। ये जो गैप है, बिजनेस को हम करते हैं हमारे तरीके से, इकोनॉमिक्स की थ्योरी से अलग, लेकिन इन दोनों को मिला करके स्टडी करना बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो यही कहने की कोशिश की गई है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उनको खत्म करके इन दोनों को मिला दिया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है, उसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इकोनॉमिक की थ्योरी से क्लोज कनेक्शन रखते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बिजनेस को अगर आप मैनेज करना चाह रहे हो तो ये बोल रहा है कि इसका क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरीज है इकोनॉमिक्स की, मे बी पॉसिबल ये मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च या डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उन सब के बारे में इकोनॉमिक्स बात करता है। ये सारी चीज़ें जो है मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की, ये सब आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है आप अपने बिजनेस को मार्केट में स्टैंड अप करना चाहते हो। सो दैट ये बोलता है कि इसका क्लोज कनेक्शन है इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ में। इसी के साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको ये भी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि आप क्या डिसीजन लें। एक स्ट्रेटेजी आपको जो बनानी है, मैनेजर्स को, बिजनेसमैन को जो स्ट्रेटेजी बनानी है, जो डिसीजंस लेने हैं, उनके बारे में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से हेल्प करती है क्योंकि इसने आपको मेथोडोलॉजीज जो है, थ्योरीज जो है इकोनॉमिक्स की, वो आपको पढ़ा दी और साथ में ये बिजनेस के जो मेन पर्पस है उसके बारे में भी ये बात करता है। तो ये कहता है कि इन दोनों को मिक्स कर दो, इनके बीच के गैप को ख़त्म कर दो और फिर आप मिला करके अपना बिजनेस शुरू करो तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम इसे पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी इसको बोला जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। इसमें ये थ्योरीज, जो लॉजिक्स हैं, जो एनालिटिक्स हम जो करते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस जो करते हैं, उन सब के नॉलेज के बारे में बात की जाती है और उन सब की स्टडी की जाती है ताकि हमारा डिसीजन जो है वो एक बेटर वे में निकल करके आए। ये बेसिक था बिजनेस इकोनॉमिक्स का। उसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है बिजनेस इकोनॉमिक्स की जॉल डीन के बारे द्वारा। जॉल डीन जो है उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज़ को बनाने के लिए हम जो इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं या इकोनॉमिक की जो थ्योरीज है उनका यूज़ हम करते हैं, उसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा गया है। कुल मिलाकर के बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करता है इस बात पे कि आप अपने बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बताता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें कुछ टेक्निक्स बताई गई है जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का, रिग्रेशन, कैपिटल बस्टिंग, बीईपी एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। तो ये सारे के सारे आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, उसकी टेक्निक्स हैं जो आप बिजनेस के अंदर यूज़
करते हो। यहाँ पे एक चीज पे और बोला गया है कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का हार्ट किसे बोला गया है? दिस इज द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। वाई? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लोगे। आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस का जो पर्पज है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर फोकस करोगे। उसके बाद आप आउटसाइडर्स की स्टडी करोगे। आप ये नोटिस करोगे कि मेरे बिजनेस को बाहर वालों से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरा बिजनेस मार्केट में किस लेवल पे खड़ा है। आप पूरी तरीके से लिमिटेड हो अपने बिजनेस को लेकर के। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आपके बिजनेस पे है। दैट मीन्स आप माइक्रो लेवल पे खड़े हैं। माइक्रो और मैक्रो का वैसे आगे एक्सप्लेनेशन है, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। माइक्रो होता है आपका जहाँ पर आपको इंडिविजुअल की स्टडी करनी हो। अगर आपको इंडिविजुअल की स्टडी करनी हो या पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करनी हो, वहाँ पर आप उसे माइक्रो बोलेंगे। वहीं पर अदर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं मैक्रो, जो कि होता है एक लार्ज लेवल पे पूरी कम्युनिटी की। मान लो हमें पूरी कंट्री की स्टडी करनी है, वो आपका मैक्रो में जाएगा। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर बिजनेस की स्टडी करनी है, वो आपका किस में जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स का हार्ट बोला गया है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से बिजनेस से रिलेट करती है। और एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर माइक्रो का पूरा रोल होता है, क्योंकि माइक्रो आपकी इंडिविजुअल से रिलेट करती है, एक पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर यूनिट से वो रिलेट करती है। नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वही दो चीजें, माइक्रो और मैक्रो। इसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। अब माइक्रो में जैसे बोला कि स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट, ये पर्टिकुलर यूनिट पे फिक्स है। और पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या आ सकता है? पर्टिकुलर यूनिट में आपकी फर्म भी आ सकती है, इंडिविजुअल कोई हाउस होल्ड है वो भी आ सकता है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी भी आ सकती है। तो ये बोलता है कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफाई है, आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इजीली कि हाँ ये हमें इसी चीज़ की स्टडी करनी है, तो वो आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल में आप देखें कि मान लो आपको स्टडी करनी है इंडिया की। अगर आप इंडिया के लेवल पे बात करो, उसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल जयपुर, जयपुर एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, बिकॉज इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के अंदर सॉरी, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और आपको स्टडी करनी है सिर्फ और सिर्फ जयपुर की। पूरे इंडिया पे ओवरऑल पे आपको सिर्फ जयपुर की स्टडी करनी है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर गए। आपने यहाँ पे जयपुर की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? माइक्रो स्टडी। वही अगर आपको स्टडी करनी है पूरी इंडिया की, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपकी कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। आप इंडिया में पूरे पे कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक रीजन पे नहीं जा रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं जा रहे हैं, आपने कम्युनिटी एक लार्ज लेवल पे स्टडी किया कम्युनिटी की, तो इसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आप सिर्फ जयपुर की स्टडी करें तो वो आपका क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या शामिल होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आपके होते हैं कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, जो गुड्स, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके हाथ में है, जो आपको बेचना है, वो किस रेट पे आप बेचोगे, वो आपका डिसीजन है। आप ये डिसीजन लेते वक्त किस चीज़ को नोटिस करते हैं? आपकी सबसे पहले आप नोटिस करते हो कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है, हमने खर्चा उस चीज़ को बनाने में कितना किया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सोप है, वो मार्केट में 50 रुपये में बेचने के लिए आप मूड बना रही हो, तो आप पहले ये नोटिस करोगे कि इसे बनाने में खर्चा कितना है। बनाने में खर्चा 40 रुपीज़ का है, देन ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन बनाने में खर्चा अगर 52 का पहुंच गया तो आप उसकी प्राइस फिर 50 नहीं रख सकते, क्योंकि हर बार आपको लॉस होता चला जाएगा। तो आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है। तो ये डिसाइड करने के लिए आप सबसे पहले नोटिस करोगे कि आपकी कॉस्ट कितनी गई है। आपने अपने ऊपर ये डिसीजन लेकर देखा कि मेरा खर्चा कितना जा रहा है और मैं कितना कमा सकता हूँ, उसके बाद मैं इसकी रेट डिसाइड करूँगा। इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक जगह पर टिक गए हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट प्राइसिंग पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर वैसे कंज्यूमर एट लार्ज होते हैं, आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंज्यूमर की स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर बात ये करता है कि आप उसे बिजनेस पर्पज से नोटिस कीजिए कि आपने बिजनेस करना है और आपका कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। आपका कस्टमर क्या डिमांड, पड़ोसी का कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है।
अदर बिजनेस में अदर जो पर्सन्स हैं उनसे हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमारा जो कस्टमर है वो हमसे क्या चाहता है उसकी स्टडी हमें करनी होती है। हमें उस पर फोकस करना होता है कि हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी सप्लाई क्या होगी, या हमारा कस्टमर कितना बेनिफिट चाहता है, हम कितना बेनिफिट चाहते हैं। तो वो सारी स्टडी किस में की जाती है, कंज्यूमर बिहेवियर में। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर में क्या आता है, जैसे आपका लैंड हो गया, जमीन आपको चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, लेबर हो गया, बिना लेबर के तो आप काम कर ही नहीं सकते। उसके अलावा आपका मशीनरी हो गया, आपको फाइनेंस भी लगाना पड़ेगा तो आपके लिए फाइनेंस भी इसका पार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि ये जो सोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, जो इनपुट्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उनकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, वो हम कहाँ से अवेल कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, वो हम किस पे डिसाइड करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। हम किसी और के प्रोडक्ट को स्टडी नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, इस क्वालिटी का बनाना है और इस रेट में बनाना है। अब हम स्टडी करेंगे कि हमें ये चीज़ें कैसे कैसे कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। तो हमने लिमिट लगा दी, इसलिए यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग भी किसका पार्ट हो गया, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पीपल, एक सेक्शन की बात की जा रही है। आप मान लो किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में गए, आप किसी डिस्ट्रिक्ट की किसी कॉलोनी में गए, किसी कम्युनिटी में गए, वहाँ पे आपने फोकस किया स्पेक्स पे, आपको फोकस करना है स्पेक्स पे। तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा किसको होगी, जो ओल्ड पीपल है, जो एज्ड हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होगी कंपेयर टू चाइल्ड। बच्चों को कम प्रॉब्लम होती है, स्पेक्स की रिक्वायरमेंट्स कम होती है, और ओल्ड पीपल जो होते हैं उनकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उम्र हो चुकी है, तो उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं वो हम एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने पूरी कम्युनिटी को इग्नोर कर दिया, उस सेक्शन को छोड़ करके हमने फोकस किया किस पे, उस एक पर्टिकुलर एरिया पे या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो वहाँ पर भी हमारा स्कोप क्या है, लिमिटेड हो गया है। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फर्म्स, फर्म्स कैसे बिहेवियर कर रही है, एक कलेक्टिव फॉर्म ऑफ फर्म्स कॉल्ड एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती है। इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करती है। मान लो कोई स्टील इंडस्ट्री है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इसमें आपका इंडस्ट्री नाम आते ही इसमें जितनी भी इस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स है वो सारी इंक्लूड हो जाएगी। जितनी भी फर्म्स है वो आपकी टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी है, मान लो कोई शॉप है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो सारे टेक्सटाइल के इस इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो जाएंगे। आप इस इंडस्ट्री, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हो, तो इसके अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स पर आपके क्या है, फर्म्स हैं, लेकिन जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के काम होते हैं, सारे एक जैसे काम नहीं होते। कोई स्टील की है, कोई आयरन की है, कोई ऑटोमोबाइल्स की है, कोई टेक्सटाइल की है, कोई फार्मास्यूटिकल्स की। तो वो क्या है, एक इंडस्ट्री है। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर बात करोगे तो आपने अपने आप को कहाँ पे लिमिट कर लिया, उस इंडस्ट्री के ऊपर लिमिट कर लिया कि आपको उसके अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उनको पढ़ना है, लेकिन उसके बाहर उससे अनदर जो भी इंडस्ट्री है, जो भी अदर फर्म्स है जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करती, उसे आपको नहीं स्टडी करना। तो आप जहाँ पर अपने आप को स्पेसिफिक कर लें वहाँ पर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स निकल करके आती है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट माना जाता है, क्योंकि वो भी आपको एक लिमिटेड आपके एरिया कर देते हैं। आपका स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि आप हर जगह इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आपकी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ पर फुलफिल हो रही है वो आपको नोटिस करना होता है, और उसके बाद आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे या कुछ थ्योरीज थी जो इसके अंदर स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है स्ट्राइक इन एबीसी लिमिटेड, पर्टिकुलर कोई कंपनी है उसके अंदर स्ट्राइक हो गई, बाकी कंपनीज पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डलता है, लेकिन बाकी कंपनियों में स्ट्राइक नहीं है तो बाकी कंपनी अपना अलग डिसीजन है कि यहाँ स्ट्राइक होने से काम बंद हो गया है, तो वहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिमिटेड हो गए हैं। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ कोडेक कंपनी लिमिटेड, कोई कंपनी है अगर उसमें कुछ फेलियर हो गया है, उसमें लॉसेस हो रहे हैं, तो आप उसकी स्टडी करोगे कि कैसे हुआ है। तो आप अपनी स्टडी कहाँ करोगे, उसके अकाउंट्स के ऊपर करोगे, उसके वर्क प्रोसेस पे करोगे, आप किसी और की जाके नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर लेवल पे आप रुक गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज, किसकी स्टडी करती है, ओवरऑल, स्टडीज द ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम,
जो पूरा सिस्टम है उसके एग्रीगेट में, उसकी टोटलिटी में उसकी स्टडी करती है कि कितना प्रोडक्शन होना है, कितना कंजम्पशन होना है, कितनी सेविंग्स होनी है, कितने इन्वेस्टमेंट्स होने हैं, वो सारे के सारे मैक्रो लेवल में स्टडी किए जाते हैं। इट डील्स विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट कैसे करती है कि कोई कंट्री है, हमें ये देखना है कि उसमें रहने वाली जो पूरी पॉपुलेशन है वो कितना कमा रही है, पूरी पॉपुलेशन कितना कमा रही है, कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना बचा करके रख रही है, कितना खा रही है, कितना प्रोडक्शन कर रही है। तो वो सारा आप टोटलिटी में नोटिस कर रहे हैं, आप टोटलिटी में नोटिस कर रहे हैं, तो वहां पर आपका लेवल क्या हो गया, लार्ज हो गया और आप मैक्रो लेवल पे पहुंच गए। लेकिन अगर यही कंपैरिजन वर्ल्ड टू कंट्री होता, अगर वर्ल्ड टू कंट्री का कंपैरिजन होता तो आपकी कंट्री माइक्रो में चली जाती, लेकिन आप कंट्री टू स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो कंट्री है वो मैक्रो का पार्ट माना जाएगा। डिपेंड करता है कि आप उससे कंपेयर या स्टडी किस लेवल पे कर रहे हैं। अगर आप लार्ज लेवल पे कर रहे हैं तो वो मैक्रो का पार्ट है, स्मॉल लेवल पे किया जा रहा है तो वो आपका मैक्रो का पार्ट है। इसके अंदर भी कुछ एरियाज कवर किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेशनल इनकम वैसे आपका आईपीसीसी के अंदर पूरी डिटेल में इसका पूरा चैप्टर दिया गया है, लेकिन नेशनल इनकम होती क्या है इसका बेसिक हम जान लेते हैं। नेशनल इनकम ये होती है कि आपकी कंट्री के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, आपके देश के जो नागरिक हैं, कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो कितना कमा रहे हैं, उन्होंने फाइनली कितना कमाया। उन्होंने कंजम्पशन करना था, कर लिया, उन्होंने कुछ और करना था, वो भी कर लिया, लेकिन फाइनली उनके पास सेविंग निकल करके आई, उनका नेट इनकम उनका जो है वो कितना निकल करके आया। वो पूरी कंट्री के लोगों की आप ये नोटिस कर रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, नेशनल की इनकम, कि सबकी इनकम कितनी है उसको मिला करके लिखोगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल करके आएगी। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है पूरा डिटेल में आप आईपीसीसी में इसे पढ़ लोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स। आप मुझे बताइए कि आप बैंक में गए, बैंक में आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या आपके लिए स्पेसिफिक है कि नहीं भाई आप तो मुझे 6% इंटरेस्ट रेट दो, बाकी के लिए मैं 5% ले सकता हूँ, मैं 8% ले सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कस्टमर को इक्वल रखा गया है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहा था वो पूरे लोकेलिटी को, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर कोई बैंक ही रेट डिसाइड करता है, या कोई इंडस्ट्री जो आपकी लोन प्रोवाइड करती है वो आपके मुंह देखकर टिका नहीं निकालती कि भी हाँ ये बंदा है इसके 8% लगा दो, ये जानकार है इसके 5% लगा दो। नहीं, अगर उसकी जो पॉलिसीज है वो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है, ओवरऑल वो प्रोडक्ट कंपटीशन से अफेक्टेड होता है या नहीं, कंपटीशन इस पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालता है। हाँ, हम हमारे कॉस्ट की स्टडी करके निकलते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी थी, हमें प्रोडक्ट मार्केट में इतने रुपए में लेकर आना है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये नोटिस नहीं करोगे कि हमारा पड़ोसी कितने में बेच रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो कितने में दे रहा है। अगर वो उस पर 2 ही रुपये कमा रहा है तो आप फिर 5 रुपये कमाने की नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो आप जनरल प्राइस लेवल, जो ओवरऑल जो प्राइस का लेवल है वो डिसाइड करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी यूज की जाती है। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपका इंटरनेशनल फाइनेंस का पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों ही एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक स्टेटमेंट होते हैं, और उस स्टेटमेंट में ये बनाया जाता है कि कंट्री से कितना आउटसाइड गया, कितना इनसाइड आया है, उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और फिर उसको कंपेयर किया जाता है कि इनसाइड कितना है, आउटसाइड कितना है, फाइनली बैलेंस क्या निकल करके आया, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका ओनली रिलेट करता है गुड्स से। किससे रिलेट करता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के इन और आउट से रिलेट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके गुड्स प्लस सर्विसेज, गुड प्लस सर्विस, दोनों ही तरीके की चीज़ें शामिल होती है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी का क्या मतलब है? अगर आप विद इन द कंट्री हैं, अगर आप इंडिया के अंदर ही हैं, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रुपी का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूएस से या यूके जाना है, यूएसए में आप जाओगे तो आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यूके में आप जाओगे तो आपको पॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि आपको बाहर आपके रुपए लेके जाने हैं। मान लो आपके पास जेब में 10,000 रुपये हैं और आप 10,000 रुपये लेकर के बाहर निकले, लेकिन हो सकता है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर आपके रुपए की कीमत कितनी है? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। दैट मीन्स आपको $1 में 70 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको डॉलर में चाहिए
तो हर एक 70 रुपीज़ पे आपको $1 मिलेगी। इसका मतलब आपकी जो 10,000 की वैल्यू है उसमें $10,000 नहीं मिलेगी। 10,000 डिवाइडेड बाय 70 करके जो आंसर निकलेगा वो आपका डॉलर का होगा। तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बाहर के कंट्रीज़ में हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, उसकी वजह से हमारे डिसीजन प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आपका स्टडी हो गया मास लेवल पर। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग, यहाँ पे ओवरऑल वर्ड आती है, आपको पता चल जाना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन की बात की जा रही है, सभी की बात की जा रही है। और जहाँ पे सभी की बात की जाए वो आपका मैक्रो लेवल होता है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट, कंट्री के अंदर कितने पीपल एम्प्लॉयमेंट में है, कितने अनएम्प्लॉयड है, हमारी यंग पॉपुलेशन कितनी अनएम्प्लॉयड है, उन सब की हम स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे आंकड़े हर बार अपने बजट में देती है कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतना इस एज लेवल में इतने लोग अभी बेरोजगार हैं, क्या सिचुएशन है, उन सब की स्टडी की जाती है। तो वो पूरी कंट्री के उस एज ग्रुप के अंदर वो स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर डिटेल एनालिसिस होता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इकोनॉमी में ग्रोथ कितना हो रहा है, इकोनॉमी कितनी बढ़ी कितनी गिरी। तो उसकी स्टडी भी आप सबकी ग्रोथ देखकर ही करोगे कि हमारी कंट्री में रहने वाले जो पीपल हैं वो कितना कमा रहे हैं और कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो उसके आधार पर आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो ग्रोथ पे है या डाउनवर्ड है। मोस्टली इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेजरमेंट होता है वो हम जीडीपी के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारी जीडीपी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है और उसकी रेट क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसी उसकी रेट है। वो सारी स्टडी आपके मैक्रो के अंदर की जाती है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। पर कैपिटा इनकम आपका आ जाता है कि टोटल आपकी जो नेशनल इनकम है, कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसमें आप पॉपुलेशन का डिवाइडेशन कर दो। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल कितना कमा रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल इतना कमा रहा है ये आपको पता चल गया। तो ये पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल हो गई। आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपकी पूरी कंट्री की सिचुएशन को अफेक्ट करती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट और इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ज़्यादा रहती है। वहाँ पर ज़रूरत 5 लोगों की होती है, लेकिन घर में अगर 7 मेंबर है, किसी की जॉब नहीं लगी तो वो सातों के साथ उसमें काम करने लग जाती है। वहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जीरो एम्प्लॉयमेंट होता है कि वहाँ पर वो कमा उतना ही रहे हैं लेकिन काम करने वाले ज़्यादा है, ज़रूरत कम की है फिर भी काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं। डिटरमाइनिंग द जीएनपी, ग्रोस नेट प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कितना होता है वो आपको इसमें डिसाइड होता है। एनालाइज द कोज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। लार्ज स्केल पे आपको एम्प्लॉयमेंट देना है क्या इंडस्ट्री, अगर आपको ओवरऑल इंडस्ट्री की स्टडी करनी है तो वो आपका मैक्रो का पार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर हम डिफरेंस की बात करें, माइक्रो और मैक्रो के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हमने स्टडी के मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिविजुअल पे लिमिटेड है, ये होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, प्राइस, आउटपुट। एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कमाता है, कितना उसके पास पैसे हैं, कितना खर्च करता है, क्या आउटपुट निकल करके आ रहा है, इंडिविजुअल, ओवरऑल इंडिविजुअल। और यहाँ पे एग्रीगेट में आप स्टडी करो, जैसे नेशनल इनकम हो गई, जनरल प्राइस हो गई, आउटपुट हो गया। इसका स्कोप नैरोवर है, नैरो स्कोप है, इसका ब्रॉडर है। मार्केट कंडीशन एंड डिटरमाइन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी। ये इसका पर्पस क्या है, आप कमोडिटी के प्राइस को आप डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात करेगा। प्राइस लेवल आ गया, मार्केट की कंडीशन का एनालिसिस करें, लेकिन यहाँ पे ये आपको फोकस किस पे करेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ पर, कि इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रही है और पूरी नेशनल इनकम कितनी है, हम कितना ओवरऑल में कितना कमा रहे हैं। इसमें सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन, प्राइस, इनकम, सेविंग, आउटपुट, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, इन सबको हम शामिल करते हैं। लेकिन वहाँ पे उसमें नेशनल इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटलिटी में सप्लाई क्या होनी है, टोटलिटी में डिमांड क्या होनी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना है, ये सारे आपके मैक्रो लेवल के अंदर आते हैं। यहाँ पर माइक्रो में आप मेन फोकस किस पे करते हैं, प्राइस पे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आप प्राइस पे फोकस करते हैं। वहीं पर ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ मैक्रो में, तो आप इनकम पर जाएंगे। इनकम में आपके सभी तरीके की चीज़ें शामिल हो जाती है कि आप फाइनली टोटलिटी में कितना कमा रहे हैं, पूरी कंट्री की इसकी स्टडी की जाती है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है माइक्रो में, उसमें प्रॉब्लम्स आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन के लिए करना चाहिए। एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के हिसाब से सोच के देखो कि हम क्या प्रोडक्ट निकालें। पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, तो क्या प्रोडक्ट बनाएं।
अब हमने सोच लिया कि हमें सोप बनानी है, बाथ सोप बनानी है, लेकिन कैसे बनाएं, फिर हम इस पर डिसीजन करेंगे। और उसके बाद हम बना तो रहे हैं और कैसे बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि बच्चों के लिए अलग कैटेगरीज की आती है, मेन की अलग आती है, वुमेन की अलग आती है, तो मेल फीमेल का भी बहुत सारा बाइफिकेशन होता है सोप के अंदर, या फिर कपड़े धोने के लिए भी हो सकती है। तो आप ये डिसाइड करते हो कि क्या करना है, कैसे करना है और किन के लिए करना है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, माइक्रो का पार्ट हो गया। वहीं पर आप टोटलिटी में बात करो तो आपकी कंट्री में ओवरऑल जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप एक लार्ज लेवल पे बात कर रहे हो, वो कंट्री भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, व्हाटएवर, पर वो लार्ज लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो और आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको फुल यूटिलाइज करने पर आपका इसमें क्या होता है, मेन फोकस होता है। ये बॉटम अप अप्रोच है, स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाती है, ये टॉप डाउन है, ये लार्ज लेवल पे होती है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे हम अंदर, पहले हम बोलते हैं हम पूरी कंट्री की करेंगे, कंट्री में कहाँ से शुरू करें, तो हम बोलते हैं स्टेट वाइज करते हैं, फिर स्टेट में हम डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, उसके बाद हम और लोकल एरिया पे जाते हैं, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे बॉटम अप हम पहले अपने आसपास की सराउंडिंग देखते हैं, अगर हमें अपना एरिया एक्सपांड करना है तो हम उसके थोड़ा सा और आउटर जाते हैं, देन और आउटर जाते हैं, तो यहाँ पे हम बॉटम अप जाते हैं, उसमें टॉप डाउन आता है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, यहाँ पर मोस्टली शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, और यहाँ पे लॉन्ग रन में ऐसी सिचुएशन निकल करके आती है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल ये चीज़ देखी जाती है, रेसेशन और बूम का जो पीरियड होता है उसमें ये सिचुएशन देखी जाती है। वहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे ये इक्विलिब्रियम में आएगा। रेसेशन और बूम का जो है वो आपको चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल के अंदर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इनका बेसिक क्या होता है, ये कैसे वर्कआउट करते हैं, पूरा का पूरा उसमें दिया गया है। ये यूजफुल होता है आपके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप कैसे मैनेज कर सकते हो उसके लिए। यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजोल्व कर सकता है उसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है। यहाँ तक हमने ये देख लिया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स का जो बेस है, उसका बैकग्राउंड है, वो कैसे निकल करके आया। उसके अलावा हमने उसकी सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देखे, माइक्रो और मैक्रो। देन हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की नेचर क्या होती है, ये नॉर्मेटिव नेचर की होती है। किस नेचर की होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इन नेचर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हमारी जो थ्योरी, जो रिटर्न में हमने पेपर में, बुक में जो पढ़ी है वो थ्योरी, और उसके डे टू डे लाइफ में उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, क्या उसका यूज़ है, उसमें डिफरेंस होता है। उस गैप को कैसे हम कवर अप कर पाएँ, वो सारी की सारी इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो कुछ ये नेचर्स दी गई है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। साइंस होती है क्योंकि इसकी खुद की थ्योरीज, इसकी खुद की मेथड्स होती है, इसमें मेथड्स होती है, टेक्निक्स होती हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये साइंस है। ये फिक्स रूल्स है कुछ, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये काम करती है, तो इसे हम साइंस कह सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है क्योंकि इंडिविजुअल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसी से ही तो कम्युनिटी बनती है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन से ही। तो ये बोल रहा है कि हम माइक्रो लेवल पे ये बेस्ड है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये मैक्रो एनालिसिस को भी इम्प्लीमेंट करती है, एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करती है, क्योंकि मैक्रो लेवल पे ही, एट लार्ज लेवल पे भी हमें स्टडी कहीं ना कहीं करनी होती है। उसके अलावा ये बोलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आर्ट। आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि आप जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस में, जो आपकी सिस्टमाइज्ड, जो आपने स्टडी की है, जो नॉलेज आपने, जो टेक्निक्स आपने यूज़ करने के लिए आपने पढ़ी है, उनको यूज़ कैसे किया जाए, उनको पर्टिकुलर सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये स्टडी की जाती है आर्ट के अंदर। जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं उनके अंदर भी आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक के लिए क्या बेनिफिशियल है, प्रोडक्शन कैसे करना है, कंजम्पशन कैसे करना है, कैसे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आर्ट के अंदर निकल के आता है। क्या कर सकते हैं वो आपका साइंस का पार्ट हो जाता है। उसके अलावा ये आता है कि इट इज एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर आल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन आफ्टर ये प्रैग्मेटिक नहीं होती है। प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होती है कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की इसमें क्या होती है, पावर होती है। इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कैसे करना है उसके बारे में बताती है। सिर्फ पेपर वर्क नहीं होता इसमें रियल लाइफ में हम कैसे काम करें उसके ऊपर बात की जाती है। तो यहाँ पे इसको
प्रैग्मेटिक इन अप्रोच बोला गया है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर होता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है, जैसे मैथमेटिक्स का हो गया, OR हो गया, या फिर अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, ये अपने सेपरेट है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। फाइनेंस का यहाँ पर यूज़ होता है, उसके अलावा अकाउंटिंग का भी यूज़ होता है, मार्केटिंग की अप्रोच भी हमें बहुत सारी लगानी होती है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं तो हमें उनकी भी ये देखनी होती है कि मार्केट में हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनका इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर अभी हम पढ़ के आए। नॉर्मेटिव क्या होती है? ये वैल्यू जजमेंट पे, मतलब आप जो जजमेंट दे रहे हो, जो डिसीजन दे रहे हो, क्या किया जाना चाहिए, उस पर बात करता है। व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी द थिंग्स, क्या हम कर सकते हैं, हम क्या करना चाहिए। एक होता है हमें क्या करना चाहिए, एक होता है हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनको कैसे यूज़ करें। मेथड्स तो बहुत सारी होगी, लेकिन हम उनमें से किसको यूज़ करें, कि कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये डिसाइड करना। कौन सी यूज़ करें, कौन सी, कैसे, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉर्मेटिव के अंदर। व्हाट ऑट टू बी, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके किसके अंदर आती हैं? नॉर्मेटिव के अंदर। और साइंस इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो साइंस और आर्ट इसीलिए दोनों को मिलाया गया है, क्योंकि साइंस हमें मेथड्स बताता है, आर्ट्स उन्हें इम्प्लीमेंट करने के तरीके बताता है। देन यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बिल्कुल मार्केट की हमें स्टडी करनी होती है। मार्केट जो थ्योरीज है, मार्केट में हम कैसे स्टैंड अप कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी इसमें रखनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्कोप क्या है? स्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें दो इश्यू निकल करके आते हैं। बिजनेस की एरिया की अगर हम बात करें तो ये दो इश्यूज निकल करके आते हैं। किन दो चीज़ों से ये प्रभावित होता है, क्या कैटेगरीज इसकी हैं, तो ये दो कौन सी है? एक तो आपका आता है इंटरनल इश्यू जो आपके बिजनेस के अंदर है, दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल इश्यू। इंटरनल जो है उसे हम ऑपरेशनल इश्यू भी बोलते हैं, बिकॉज आप बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपके, जैसे लेबर कैसे काम कर रहा है, आपकी मशीनरी की क्या कंडीशंस है, आपके पास फाइनेंस कितना, ये आपका क्या है, आपके अंदर का डिसीजन है। उस चार दीवारी के अंदर आपने ये सोचना है, तो ये आपका इंटरनल इश्यू है। वहीं पर अगर बाहर एनवायरनमेंट में मान लो आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज निकल करके आई है, इकोनॉमी की ओवरऑल हमारी कंट्री की इकोनॉमी की क्या कंडीशंस है, वो सब आपके कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इसको बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। हम इनको अलग अलग देखते हैं कि इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज क्या होते हैं। जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि वो हमें पता होता है कि चल क्या रहा है। इंटरनल इन नेचर, हमें क्या प्रोडक्ट लाना है, कैसे लाना है, मशीनरी कहाँ से लानी है, कितने पैसे लगाने हैं बिजनेस में, लेबर को क्या देना है, क्या उसकी वर्क प्रोसेस होगी, उसके अलावा हमें क्या प्राइस रखनी है, एडवर्टीजमेंट के लिए हम क्या तरीके लगाएंगे। हम मतलब एक पर्सन खुद ये डिसीजन लेता है, बाजू वाले से उसे कोई लेना देना नहीं होता। वो आपका होता है इंटरनल इश्यूज। कुछ इश्यूज की इसमें बात की गई जैसे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, उनकी कॉस्ट क्या होगी, इनपुट और आउटपुट का लेवल क्या होगा, हमें कितना आउटपुट लेकर के आना। मान लो हमें 100 यूनिट्स बनानी है, तो हम ये देखेंगे कि इन 100 यूनिट्स को बनाने के लिए हमें कितना चाहिए। पर यूनिट अगर 3 लग रहा है, दैट मीन्स आपको 300 इनपुट की रिक्वायरमेंट है। आपका इनपुट कितना 300 और आपका आउटपुट होगा 100 यूनिट्स। तो उसको आपको कैसे अरेंज करना है, उन सब के बारे में ये स्टडी करता है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, आपका प्रोडक्ट मार्केट में निकल रहा है तो वो किस लेवल पर मार्केट में डिमांड हो रहा है, कंज्यूमर उसे कितना डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर ने उसे प्रेफरेंस में किस लेवल पे रखा है, वो सब भी आपको देखना होता है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ये डिपेंड करता है, उसकी प्राइस पे ये डिपेंड करता है कि वो कस्टमर को कितना अफेक्ट कर पा रहा है। तो उसकी फोरकास्टिंग आपको करनी होती है। टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स, ये क्या होती है आपकी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमें क्या होता है, अनुमान लगाना कि हमने पहले कोई काम किया है, उसके अकॉर्डिंग हम ये गैस करने की कोशिश करते हैं कि हम फ्यूचर में ये काम कैसे कर पाएंगे, या फ्यूचर में हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितनी आवश्यकता होनी है, उसका हम नॉलेज लेते हैं, उसका हम एक कैलकुलेशन करते हैं, वो आपकी क्या होती है, फोरकास्टिंग। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइस की क्या मतलब प्राइसिंग की क्या स्ट्रेटेजीज है, हमें प्राइस कितनी लगानी है, हमारा कॉम्पिटिटर कितने पे दे रहा है, हमें कितने पे देनी है, हमारा प्रॉफिट कितना जाएगा,
और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हम क्या पॉलिसीज में डाल सकते हैं, आफ्टर सेल वारंटी का, गारंटी का हम सर्विस वाला ऑप्शन दे सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं या नहीं। तो वो सारी की सारी जो सिचुएशंस है वो भी आपके खुद का इंडिविजुअल डिसीजन है, जिसे आप इंटरनल इशू कह सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्वियसली कि आपको प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मान लो आपको 100 यूनिट्स, अभी जस्ट हमने बात की कि हमें 100 यूनिट्स बनाने हैं। अब आप लेने गए मार्केट में, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट था वो सस्ते मिल रहा था। अगर आप बल्क में 400 यूनिट्स लेते हैं, आप बल्क में 400 यूनिट्स लेते हैं तो आपको वो थोड़ा सस्ता मिल रहा था, आपने 400 ले लिए, बचे 300 तो काम आ गए, 100 यूनिट्स आपके पास बच गई। ये 100 यूनिट जो बचे हैं उसे हम कहेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री। मे बी पॉसिबल आप पूरा का पूरा ये 100 जो आप स्टार्टिंग में खरीद करके लाए, जो रॉ मटेरियल, वो हो सकता है ये 100 भी आपने प्रोसेस में डाल दिया हो और उस पर कुछ 25% वर्क हो चुका है, तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। और मे भी पॉसिबल इन 100 यूनिट्स पर आपने प्रोडक्शन कर लिया और आपके लगभग 33 यूनिट्स बन करके आई, तो वो आपका फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में डिमांड सिर्फ 100 यूनिट्स की थी, तो आपने इन 33 यूनिट्स को अपने पास स्टोर कर लिया, ये आपका इन्वेंट्री है। तो आपको ये देखना होता है कि आपको इन 33 यूनिट्स को अपने पास रखना है या इन 100 यूनिट्स को एज ए रॉ मटेरियल रखना है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बिजनेस के डिसीजन के ऊपर। तो इसका एक जो स्टडी है वो भी इसके अंदर कवर होता है। थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे पास जो फाइनेंस अवेलेबल है, जो सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है, उसका एलोकेशन हम कैसे करें सो दैट हम हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकें, हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको बढ़ा सकें। तो वो सारे इसके अंदर कवर होते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पास जो इनपुट अवेलेबल है, हमारे पास जो फाइनेंस अवेलेबल है, तो हम उन्हें कैसे ब्यूटीफुली कैसे मैनेज करें ताकि हमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन मिल जाए। तो उसके लिए हम रिसोर्सेज का एलोकेशन एक बेटर वे में करते हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी आपको लेनी ही होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपकी पूरी तरीके से रिस्क होती है कि आप बिजनेस को कितना अच्छा कर पा रहे हैं, उसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट एनालिसिस, कि आप प्रॉफिट कितना कमा लेंगे। हम मान के चल रहे थे कि हमने 100 यूनिट्स बेचने हैं और हर एक की कीमत 5 रुपये है, मतलब हम 500 रुपये में बेचेंगे। हमारा जो कॉस्ट है वो पर यूनिट 3 रुपये आ रहा है, इसका मतलब हमने 300 रुपये में वो बना लिया और 500 में बेचे, तो कुल मिलाकर के हमने 200 का बेनिफिट कमा लिया। ये हम मान के चल रहे हैं हम 200 का बेनिफिट कमाएंगे। लेकिन मे बी पॉसिबल सडनली मार्केट में कुछ चेंज आ गए हैं, मार्केट तो डायनेमिक है, मार्केट में कुछ चेंज आ गए और आपकी ये जो कीमत है वो 3 रुपीज़ से 3.5 आपकी कॉस्ट हो गई है। जैसे ये 3.5 हुए, आपका जो प्रॉफिट है वो 200 से 150 की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट को डिसाइड करें, जो कि एक अनसर्टेन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये हमेशा फिक्स नहीं कर सकते कि हमें इतना कमाना ही है। मे बी पॉसिबल ये इंक्रीज हो सकता है, ये डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ की, कि उसमें क्या क्या कवर होता है। ये रिलेट करता है ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर आप जा रहे हो, पूरे एनवायरनमेंट की ओवरऑल स्टडी आप कर रहे हो, तो आप ये देखो कि मेरी कंट्री की इनकम कितनी है, उसमें लोगों को सेविंग कितने कर रहे हैं, कितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो रोजगार में कितने हैं। ये सारी की सारी आपके आउटसाइड है, आपकी बिजनेस के बाहर की चीज़ें, आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। बिजनेस साइकिल स्टेजेस में आपका अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था बूम का, रेसेशन, रिकवरी, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं, पीक, तो ये बहुत सारे ऐसे बिजनेस साइकिल्स हैं जिनके अंदर हमारे बिजनेस की अलग अलग सिचुएशन होती है। लेकिन ये बिजनेस साइकिल एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेट नहीं करता, ये ओवरऑल में होता है। ये आपको बताएगा कि आपकी कंट्री ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, इकोनॉमी आपकी कंट्री की किस लेवल पे वो खड़ी है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि वो कौन से बिजनेस साइकिल के अंदर स्टैंड अप कर रही है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में आपके आता है जैसे कैपिटलिस्ट, कैपिटल, सोशल और मिक्स्ड। ये जो 3 चीज़ें हैं वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिस्टम है। इकोनॉमी में ये सिस्टम होते हैं, आप कौन से वाले सिस्टम में स्टैंड अप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपकी बिजनेस के जो डिसीजन है वो अफेक्ट होते हैं। बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर के जो ऑपरेशंस है, कैपिटल मार्केट का जो ऑपरेशंस है, क्योंकि ये हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंस का जो सर्कुलेशन है, जो कैश का जो सर्कुलेशन है, वो पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है इनके द्वारा। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे हर एक डिसीजन के अंदर। ये किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं उन्हें भी हमें कंसिडर करना
होता है। सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं, तो कई बार कुछ जैसे कंपनीज होती हैं उन पर ट्रेड यूनियंस प्रेशराइज करती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको इस तरीके से आप बेनिफिट पहुंचाइए, या फिर कई बार सप्लायर्स अपनी यूनियन बना लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस यूनियन से कैसे डील करते हैं। तो आपको उसके लिए भी उनकी नोटिस करना होता है, वो किस तरीके से वर्कआउट करते हैं ये आपको स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका उस पर इम्पैक्ट डलता है। देन आफ्टर आपकी कंपटीशन की पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है। फॉरेन ट्रेड होती है कि अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है उसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई गई है। और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पॉलिसीज, ओवरऑल ग्लोब पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको डील करना है, तो वहाँ पर आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या पॉलिसीज बनाई गई है। जो भी मेन जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारी चीज़ों को ट्रेड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे फॉरम बने हुए हैं, तो वो क्या पॉलिसीज देते हैं उन सबको भी हमें कंसिडर करना होता है। सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की सोशल कंडीशंस कैसी है हमारी कंट्री की, और हमारी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के क्या रुझान किस तरफ है, कि कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, कोई गवर्नमेंट होती है कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करती है, किसी को सर्विस सेक्टर में इंटरेस्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्कआउट कर रही है, किस तरीके की पोजीशन हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं, इनके ऊपर हमारा कोई जोड़ नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसे इनको स्टडी करके अपने डिसीजंस को लेना होता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है इकोनॉमी के अंदर? मेन बेसिक 4 प्रॉब्लम्स होती है। कितनी होती है? 4 बेसिक प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमिक्स की। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। ये क्वेश्चन सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो चाहे आपका लैंड हो, लेबर हो, मनी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन हमें सामने वाले की हर तरीके की इच्छा को पूरा करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, हम कैसे ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स को मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई कर पाएँ। तो उसके लिए हम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, ये सोचते हैं। देन सेकंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे बनाएं। ये बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक आपका होता है लेबर इंटेंसिव, सेकंड आपका होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में आप मैनुअली वर्क करवाते हैं, कि लेबर वर्क आप कर रहे हैं कि मान लो 150 लेबर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, आपने उनको जॉब दिया और वो वर्कर्स कंटिन्यू 8 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, 10 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बनवाते हैं। सेकंड आप हो सकता है कि आप एक बार आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस है तो आप कोई मशीनरी वगैरह ढंग से यूज़ कर लेते हैं, ऑटोमेटिक उसमें वर्कआउट होता है। तो आप ये डिपेंड करेंगे कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी है कि कैपिटल इंटेंसिव हमें वर्क करना है। उसके बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाना है। हम बनाने के लिए हमें ये सोच लिया हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है ये भी सोच लिया, लेकिन किन के लिए बनाएं। वो कस्टमर कौन हो जिसको हमें ये फाइनल प्रोडक्ट देना है। हो सकता है हम ओवरऑल दे रहे हो सकता है कि वो हम एक स्पेसिफिक कर दें, एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर हम स्पेसिफिक कर दें कि नहीं हमें इस कम्युनिटी पे ही ये मतलब फोकस करके ये चीज़ निकालनी है। मेडिसिन वगैरह जैसे बच्चों को और एज्ड जो पीपल है और उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी के अलावा कोई और प्रोडक्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। तो किसके लिए बनाना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये भी हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं। और लास्ट प्रॉब्लम आती है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आप क्या प्रोविजंस बनाते हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी कि आप कितना सेविंग कर रहे हैं और उसे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। उसी के ऊपर आपकी डिपेंड करती है कि आपकी इकोनॉमी कैसे कंट्रोल होती है। अगर आप कंट्री के अंदर सेविंग्स ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है तो आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, वो ग्रोथ कर रही है, वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ पर फाइनेंस का सर्कुलेशन एक बेटर मैनर में हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है। और अगर वहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, लोग सेविंग कम कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्लोअर होगी, बिकॉज आप वहाँ पर सेविंग नहीं कर रहे, अपने पास पैसे बचा नहीं रहे, कंट्री के बेनिफिट के लिए आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कंट्री कहीं पर भी ऊपर की तरफ डेवलपमेंट की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ये 4 मेन बेसिक प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट, हाउ, फॉर हुम एंड प्रोविजंस फॉर फ्यूचर। ये 4 मेन बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक के लेकर के। अब आता है कि इकोनॉमीज के टाइप्स क्या क्या हैं, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं, या टाइप्स क्या क्या हैं। ये जो टाइप्स हैं, ये जो सिस्टम है इकोनॉमी का, वो किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
के अकॉर्डिंग बहुत सारे नंबर ऑफ सिस्टम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन मेन 3 कैटेगरीज में उसको बाइफरकेट किया गया है। कौन सी 3 कैटेगरीज है? फर्स्ट आपकी कैपिटलिस्ट, सेकंड आपकी सोशलिस्ट और थर्ड वन है मिक्स्ड। यहाँ पर ये आपका सेपरेट वर्कआउट करता है, डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट से इसका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑन्ड होती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। सोशलिस्ट आपके गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। मिक्स्ड में कुछ पार्ट प्राइवेट होता है, कुछ पार्ट आपका क्या होता है? पब्लिक होता है। तो ये आपका दोनों का मिक्स होता है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। इंडिविजुअली इनको स्टडी करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। आप देखोगे कि ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, मैनेज्ड होती है। प्राइवेटली ओन्ड का मतलब कि उसके अंदर किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। बिजनेसमैन को क्या करना है वो खुद सोचेगा। कंट्री में बाकी कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं उसे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई है उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है कुछ फैक्टर्स पे, या फिर ऐसा होता है कि आप अपने एक लेवल तक के डिसीजन खुद से ले पा रहे हैं, तो वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आप स्वतंत्र है अपनी चीज़ों को करने के लिए। आपने जो चीज़ परचेज की है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर आपको अधिकार भी हैं, तो वो आपके अपने राइट से आप प्राइवेटली उसको ऑन कर सकते हैं। आप प्रॉफिट कमाएंगे, उस पर भी सिर्फ आपका ही हिस्सा होगा, तो वो आपके क्या होगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। ये फ्री इकोनॉमी है, इसमें आपको किसी तरीके का कोई इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं करती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपने खुद ने परचेज की है, जैसे लैंड, लेबर, फैक्ट्रीज, मशीनरीज, आपने खुद ने उनके ऊपर पैसे दिए हैं, खुद ने आपने उनको खरीदा है, तो वो आप उसके लिए राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीडम है फ्री टू यूज़ करने की। आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहें, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। सेकेंड आता है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस। इसमें क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कंज्यूमर को सुपीरियर रखकर चलती है। उसे ये लगता है कि मुझे मार्केट में स्टैंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। अगर हर पर्सन अपनी मनमानी कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे में आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आप कस्टमर पर स्पेसिफिक होते हैं। आप कस्टमर को ये चॉइस देते हैं कि उसे क्या चाहिए, विच कंज्यूमर विश टू बाय, कि कंज्यूमर क्या बाय करना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहा है, हम उसे ही प्रोड्यूस करें ताकि हमारी मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक सके। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर को सॉवरेनिटी दी जाती है, उसे किंग माना गया है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को सेटअप करने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है, किसी तरीके की कोई उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। मेन मोटिव क्या होता है इनका? प्रॉफिट कमाना होता है। किसी तरीके का कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कोई लिमिट नहीं लगाया है, तो वो अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के ऊपर फोकस करेगा, ग्रेटर प्रॉफिट। वो इस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर को किंग माना गया है कि वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, हमें वही बनानी है। कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स एंड सर्विसेज आपकी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतिस्पर्धा जिसे बोलते हैं। मोनोपोली की सिचुएशन भी इसमें आ जाती है कई बार, और आपको उस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी होती है, बहुत सारे फॉर्म्स होती है, जैसे एडवर्टीजमेंट आपको यूज़ करना होता है। कई बार प्राइस को कट करना पड़ता है, प्राइस आप लोगों से कम रखोगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। डिस्काउंट आपको देने होते हैं दिवाली पे, होली पे या फेस्टिवल्स पे। बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको जो कंपनियां हैं, जो आपके शॉपकीपर्स हैं, वो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स देते हैं, ऑफर्स करते हैं आपको इंटरेक्ट करने के लिए कि ताकि आप उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर नहीं होता है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से सेपरेट होती है। सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो 4 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, उन्हें कैसे सॉल्व आउट किया जाता है? इनमें जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? प्रॉफिट एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, कि हमें इतना प्रॉफिट कमा लो जितना आप कमा सकते हो, जितना आप कमा सकते हो वो आप कमा लो। तो इसका जो प्रॉब्लम्स आती है उनको वो कैसे सॉल्व करता है? डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें ये देखता है कि आप कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे लेके जाएं। ये डिसाइड करते हो कि आप ऐसे कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो? मिनिमम लेवल पे चली जाए।
हो सकता है उसके लिए आप टेक्निक के लिए आप लेबर इंटेंसिव भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन है। हाउ टू प्रोड्यूस, ये आप डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए, कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर रखने के लिए आप किस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि आप किन को लिए कर रहे हो। आप कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, आपके डिसीजंस उन्हीं के लिए करते हो जो खरीदने की औकात रखते हैं। आप जो गरीब है, जो पुअर पीपल है, उनके ऊपर आपका फोकस कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो 10 रुपये 20 रुपये से 40 रुपये से ज़्यादा का सामान नहीं खरीद सकते, उनकी औकात नहीं है। तो कैपिटलिस्ट में बंदा क्या फोकस करता है कि रिच पीपल या जो मिडिल क्लास है, कि कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकता है किस प्रोडक्ट के लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकते हैं उसी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों का प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो ज़्यादा लगाई जाती है, सेविंग भी ज़्यादा करते हैं। जहाँ पर इंटरेस्ट आपकी सेविंग ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आपकी इनकम भी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस बात को भी फोकस किया जाता है कि हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है और कैसे करना है, ये सारे कैपिटलिस्ट के अंदर सॉल्व आउट की जाती है। कुछ बेनिफिट्स इसके दिए गए हैं, जैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको वेस्ट नहीं करते। आपको क्या होता है कि कॉस्ट कम से कम हो, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है उसे आप मैक्सिमम यूज़ कर लो ताकि आप कम खर्चे में ज़्यादा यूज़ कर पाओ। तो आपका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। उसके अलावा आपकी जो कॉस्ट होती है वो आप मिनिमम करने की कोशिश करते हो। प्रॉफिट मोटिव होता है। बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हो रीजनेबल प्राइस पे, बिकॉज ऑफ कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका फोकस ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखें और प्राइसेस थोड़ी सी कम रखें ताकि मार्केट में आप इजीली स्टैंड अप कर सकें। राइट टू फ्रीडम अवेलेबल होता है। आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है, जो भी प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसे खुद इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, किसी और का उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी लेबर ने या किसी ने एक्स्ट्रा काम किया है, कोई नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके अंदर निकल करके आते हैं। कुछ इंसेंटिव्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो निकल करके आते हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए कैपिटलिस्ट उन्हें बढ़ावा मोटिवेट करने के लिए कुछ अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा देती है ताकि ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो और ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकें और हमारे बिजनेस को ग्रोथ करवा सकें। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फास्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, हर तरफ इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री का बोलबाला है, तो पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाने के लिए रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के इंडस्ट्री को क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी दिए गए हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से क्या नुकसान निकल करके आता है। इससे आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है, इनइक्वालिटी इसमें आपकी इंक्रीज होती है। जो रिच पीपल है वो ज़्यादा रिच हो जाता है और जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर हो जाता है। जो गैप है इनकम को लेकर के, जो गैप है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डिफरेंस एक हमारी लोकेलिटी के अंदर, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, उसके पास कमाई के बहुत ज़्यादा जरिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस आपका पैसे पे होता है, प्रॉफिट पे होता है। वेलफेयर इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, यहाँ पर मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना है। वेलफेयर से मतलब ही नहीं है कि लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है, मैं कितना कमा पा रहा हूँ ये मेरे लिए ज़रूरी है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा दोहन हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आ सकती है, क्योंकि अगर आपने मशीन ओरिएंटेड जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ किया है तो बहुत बड़े लेवल पे लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए इसमें फोकस करते हैं। एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन के लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट आपको स्पेंड करनी होती है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो ये भी आपका एक नुकसान है, क्योंकि आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव आपको पता नहीं है, लेकिन आपको खर्चा करना होता है। क्लास कन्फ्लिक्ट निकल करके आता है। क्लास कन्फ्लिक्ट आता है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अगर एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को दबाने लगता है, या एम्प्लॉयज़ की अपनी यूनियन बन जाती है और वो एम्प्लॉयर को अपने कंट्रोल में लेने लगते हैं, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में आपस में अपने अपने मोटिव्स को लेकर के क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। मोनोपोली की सिचुएशन भी कई बार बन सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में इंडिविजुअल बेचने वाला है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन है,
वो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, कोई और उसके कंपटीशन में अभी तक नहीं आया, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली एंजॉय करेगा। सभी कस्टमर्स को उसी के पास आना पड़ेगा जिनको भी ज़रूरत है, तो ऐसे में वो मन चाहे रेट उनसे चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होती है? ये स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट का फुल्ली इंटरवेंशन होता है, फुल्ली इंटरवेंशन इसमें गवर्नमेंट का होता है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी? कलेक्टिव ओनरशिप होती है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का होता है। आपने अपने बिजनेस चलाया, आप ओनर है, लेकिन इस पे दूसरा कंट्रोल किसका होगा? वो सोसाइटी का होगा, वो आपकी गवर्नमेंट का होगा, वो स्टेट का होगा, और उसका जो फोकस होता है वो आपका होता है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आप यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के साथ काम नहीं कर सकते। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट का जो भी आपका वो है इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने जो लगाई है, जो आपकी फर्म है गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक है, वो आपके लिए प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकती। वो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे ग्रो करवाया जा सकता है, उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड होती है। कोई भी काम किया जाता है वो पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। वो प्लानिंग कौन करता है? वो जो मेन सुप्रीम जो अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जो मेन सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो एक पॉलिसीज बनाती है। जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, पॉलिसीज निकालती है, उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ नियम्स बनाती है उसमें शामिल करते हुए, और देन आफ्टर उसको पब्लिक के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, लेकिन ये पूरी तरीके से सोशलिस्ट नहीं है। अब सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं होता। गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट बनाती है जो उसे बनाना होता है, उसे ये लगता है कि सोसाइटी में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है इसके ऊपर उनका फोकस नहीं होता। वो उसे ये लगता है कि नहीं, खाने की चीज़ें ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, वो उन्हें लेकर के आएगी। ओवरऑल कम्युनिटी को मे भी पॉसिबल हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स हो, लेकिन कई बार ये होता है कि लोगों को एक लिमिट तक ही किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये गवर्नमेंट कस्टमर को फोकस नहीं करती, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी भूखा ना सोए इसके ऊपर फोकस करते हुए मोस्टली उन चीज़ों को वो बनाती है जो सेलेक्टेड गुड्स का प्रोडक्शन करती है। उन्हें यह लगता है कि ये एक नेसेसिटी है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, तो उसे वो बनाने की कोशिश करते हैं, मार्केट में ज़्यादा रखती है। लेकिन कई बार लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है और वो अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर स्विच करना चाहते हैं, अदर चीज़ें भी उन्हें रिक्वायर्ड होती है जिन्हें गवर्नमेंट कई बार नहीं बनाती है। तो यहाँ पे स्टेट ऑन्ड जो सोसाइटी है, जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके ऊपर इस तरीके की जो चॉइस है कंज्यूमर की वो एप्लीकेबल नहीं होती है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो पुअर पीपल है उन्हें सस्ते में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है, और जो रिच पीपल है, जो रिच लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन पे उनके अकॉर्डिंग लगाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप टैक्सेस के देख सकते हो। एजुकेशन फैसिलिटी की अगर आप बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हो कि बहुत पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कर दिया गया है, या प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटें फिक्स कर दी गई हैं कि इतना आपको जो पुअर पीपल हैं, जो उसमें एक लेवल के नीचे इनकम है अगर उनके फैमिली की, तो आप उनको सीट्स अवेलेबल करवाएंगे। उसका एक रिजर्व्ड एरिया इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर इक्वालिटी जो आती है वो ज़्यादा निकल करके आती है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का इसमें रोल नहीं होता क्योंकि कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। प्राइस कुछ भी आप डिसाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी कॉस्ट से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, क्या फर्क पड़ता है, आपको प्रॉफिट तो कमाने ही नहीं है, आपको प्रॉफिट इसमें कमाने का अधिकार ही नहीं है। पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होती है प्राइसेस गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये प्रोडक्ट 50 रुपये में बिकना है, इसका मतलब 50 रुपये में बिकना है। अब आप इसको बनाने में 40 रुपये खर्च करो या फिर 60 रुपये खर्च करो, वो डिपेंड करता है आप पर, लेकिन 50 से रेट को चेंज नहीं कर सकते हो। अब सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में उसकी जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही एक टाइम में एक ही गवर्नमेंट अधिक उसमें रहती है एग्जिस्टेंस में, तो वहाँ पर कोई और कंपटीशन नहीं रहता क्योंकि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीज़ें होती है। इसके क्या बेनिफिट्स निकल कर के आए? पहला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया जाता है क्योंकि
गवर्नमेंट किसी को वेस्टेज नहीं करने देती, गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसको प्लानिंग करके बनाती है किसी भी काम को। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है। स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, पूरी तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, इसलिए वेस्टेज जो है वो अवॉइड हो जाता है, वो मिनिमम हो जाता है, वेस्टेज को कम से कम कर लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का इसमें किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। मोस्टली आप ये देखोगे कि जो स्टेट ओन्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती है, मोस्टली, नॉट 100% बट मोस्टली वो लेबर इंटेंसिव होती है और वहाँ से किसी ना किसी तरीके से पीपल को रोजगार देने की कोशिश की जाती है। प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल नहीं होता है और उसकी वजह से कोई क्लास वार भी नहीं होता, क्योंकि ना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का शोषण करता है और ना ही एम्प्लॉई जो है वो कोई यूनियन बना करके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एम्प्लॉयर के हाथ में कुछ भी नहीं है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, आप एक लेवल पे मेंटेन करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होता है इसमें और पूरी तरीके से इसमें सबको फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक लेवल पे मेंटेन होकर चलता है। एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। मोनोपोलीज भी रेस्ट्रिक्ट होती है, मोनोपोली की भी सिचुएशन क्या होती है, कंट्रोल आती है। ये इसके कुछ मेरिट्स थे। अब डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ करने से फ़ायदे क्या है, तो नुकसान भी हैं। इसको डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेपिज्म और फेवरेटिज्म की सिचुएशन बढ़ जाती है। सोसाइटी कई बार बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली हो जाती है। कई बार ऐसी गवर्नमेंट आती है कि वो बहुत ज़्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट बना देती है, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ ऐसी बना देती है कि कोई काम कर ही नहीं पाता, उनका पूरी तरीके से होल्ड हो जाता है। तो ऐसे में उसके ऊपर डोमिनेंस जो है, प्रभुत्व की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो ये भी कई बार हमारी इकोनॉमी को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को अपना डिसीजन कहीं पर भी नहीं लेने दिया जाता, पूरी तरीके से स्टेट उसको कंट्रोल करके चलती है। तो बंदा अपना बिजनेस करेगा तो भी क्या करेगा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना उसे ये डिसीजन लेने दे रहे हैं कि उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना कमाना है, उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है, उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। किसी तरीके का कोई इंसेंटिव हार्डवर्क के लिए नहीं मिलता, कोई बोनस गवर्नमेंट कंपनीज में कोई बोनस नहीं मिलता है मोस्टली। और जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती है वो आपको लेट आवर्स पे वर्कआउट करने पे आपको कुछ इंसेंटिव भी देती है और पेमेंट करती है। और उसके अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा काम अलग से करके दिया है या कुछ अच्छा काम करके दिया है तो उसको आपके लिए बेनिफिट मिलता है, बोनस दिया जाता है, आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर में होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है तो गवर्नमेंट इस तरीके का कोई बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं करवाती है। स्टेट मोनोपोली, समटाइम्स गवर्नमेंट बहुत बड़ी मोनोपोली की सिचुएशन में चली जाती है, क्योंकि मोनोपोली तो गवर्नमेंट की होती है। जहाँ पर गवर्नमेंट ने हर चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया वहाँ पर गवर्नमेंट के अलावा किसी और का कोई अधिकार नहीं बनता। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपने कंट्रोल में ले ली है और ये अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाए तो वहाँ पर उस मोनोपोली को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर को भी कोई चॉइस नहीं दी जाती। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स करता है, उसको डिमांड करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं ये प्रोडक्ट बनना है तो यही बनेगा, फिर कंज्यूमर के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो सोशलिज्म है एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, तो वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, वो आज के टाइम में संभव नहीं है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कैपिटलिस्ट पूरे तरीके से लोगों को फ्री छोड़ देना, सोशलिस्ट पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना, लेकिन एक बेस्ट जो इकोनॉमी है, एक बेटर लेवल पे इकोनॉमी को ले जाना है तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन करना होगा। मिक्स्ड में आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को शामिल किया गया है। प्राइवेट आपका कैपिटलिस्ट को रिलेट करता है, और जो पब्लिक है वो आपका सोशलिस्ट को रिलेट करता है। तो कुल मिलाकर के ये बोलना चाह रहा है कि आप कुछ गुण इसके रखो, कुछ मेरिट्स इसके लो और दोनों को मिलाकर के वर्कआउट करो, सो दैट आपकी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगी। बहुत इसमें कंट्रोल का फीचर भी आ गया, मार्केट इकोनॉमी भी आ गई, इसमें प्रॉफिट मोटिव भी आ गया एक हद तक। तो सारे फीचर्स इसमें थोड़े थोड़े शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव, तो वो उस पर फोकस करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर उसका अधिकार होता है, उसे प्राइवेट जो राइट टू फ्रीडम और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उसे दे दी जाती है। पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है और बट आर सेटअप
बाय स्टेट फॉर वेलफेयर। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई गई है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है, उनमें किसी तरीके का कोई फ़ायदा कमाने की कोशिश नहीं होती। बहुत सारे एनजीओज हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर है जो लोगों के कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। और कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कंबाइंड होते हैं, कुछ लेवल तक वो बेनिफिट कमाते हैं, कुछ लेवल तक एक लिमिट तक वो प्रॉफिट कमाते हैं, और कुछ लिमिट तक वो लोगों के लिमिटेड प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों ही चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका होता है कंबाइंड सेक्टर। यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स के अंदर इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, एक पब्लिक से रिलेट करता है, एक प्राइवेट से रिलेट करता है, तो उन दोनों को कैसे ब्यूटीफुली मैनेज किया जाए इसके लिए प्लानिंग की जाती है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है कैपिटलिस्ट के अंदर, और पब्लिक जो सेक्टर है वो आपका क्या कर रहा है, वो जो बैकवर्ड जो पॉपुलेशन है उसे ग्रोथ करवाने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करता है, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज होता है। और इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर दोनों तरीके से डेवलपमेंट होता है, जो कुल मिलाकर के क्या होता है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट इसके अंदर निकल करके आता है। देन आफ्टर आता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक लिमिट लगा देती है, उसके अंदर आप अपनी प्राइसेस डिसाइड कर सकते हो, उसके अंदर आप कैसे भी प्राइस लगाओ वो आपका डिसीजन है, लेकिन गवर्नमेंट एक लेवल तक लिमिट कर देती है। जैसे इसमें लिखा गया है, इन प्राइवेट सेक्टर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड थ्रू फ्री। प्राइवेट सेक्टर में वो फ्रीली डिसाइड करता है, पब्लिक सेक्टर में स्टेट डिटरमाइन करती है। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट वाले का अपना इंडिविजुअल चलता है, पब्लिक वाले का अपना इंडिविजुअल चलता है, और यहाँ पर इन दोनों की ही प्राइसिंग पॉलिसीज मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम होता है प्राइसिंग को लेकर के। नेक्स्ट आता है आपका मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके क्या बेनिफिट्स निकल करके आए, बेनिफिट्स ये है, फर्स्ट तो ये कि इसने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को कंबाइन कर लिया, तो दोनों की मेरिट्स, दोनों के जो बेनिफिट्स है वो इसके अंदर शामिल हो गए। सेकंड, ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को लगाने की, उन्हें क्या प्रोडक्शन करना है, उन्हें कितना कमाना है, इस सब के लिए उन्हें फ्री छोड़ा गया है। वो अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, अपनी कमोडिटी का क्या यूज़ करना है वो उसके लिए फ्री है, तो उन्हें फ्रीडम दी गई है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी एक लिमिट तक फ्रीडम दी गई है। रेड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड क्लास स्ट्रगल। इनइक्वालिटी जो है वो रेड्यूस होती है, क्योंकि एक वेलफेयर पे भी फोकस किया गया है और प्रॉफिट मोटिव पे भी फोकस किया गया है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर अवॉइडेड ड्यू टू सेंट्रली प्लानिंग करके काम होता है। प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लानिंग करके काम होता है, तो आपको ये पता होता है कि अगर इकोनॉमी में कोई फ्लक्चुएशन होगा तो उसके जो इम्पैक्ट पड़ेंगे उन्हें भी एक लिमिट तक इसमें कवर कर लिया जाता है, तो उसके इम्पैक्ट को भी अवॉइड स्टार्टिंग में ही प्लानिंग के अंदर कर दिया जाता है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें दोनों ही तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। रिस्क टेकिंग, एंटरप्राइज जो होता है वो रिस्क लेने के लिए इंक्रीज होता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट मोटिव उसका जो है वो उसके पास वापस आ जाता है, उसे प्रॉफिट का कमाने का अधिकार दिया जाता है, तो ऐसे में वो रिस्क लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है या कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आए हो, उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लिए निकल के आ रहा है, तो उसे भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कुल मिलाकर के दोनों के ही गुण हैं। और उसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया है एक बार शॉर्ट में मैं यहाँ आपको गो थ्रू करवा दूँ। हमने इसके अंदर देखा, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं वो हम इस पर बात करेंगे। हमने इसके अंदर देखा कि इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या होता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक हमने इसमें पढ़ा कि वो कहाँ से निकल करके आया, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और नेचर, थ्योरी ऑफ नेचर, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी एडम स्मिथ साहब ने, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसका बेसिक और उसकी डेफिनेशन दोनों ही हमने स्टडी किया। देन आफ्टर हमने ये स्टडी किया कि इसका स्कोप, इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, माइक्रो और मैक्रो। उसके बाद हमने इन्हें भी डिटेल में पढ़ा कि माइक्रो किसे बोलते हैं, उसके क्या पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या स्टडी की जाती है, इनका आपस में डिफरेंस क्या क्या है वो भी हमने इसमें स्टडी किया। नेक्स्ट हमने कुछ इश्यूज़ पे बात की, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ की बात करी हमने। और लास्ट में हमने इकोनॉमिक सिस्टम की बात की। किसकी बात की? इकोनॉमिक सिस्टम की, जिसे 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया था, कैपिटलिज्म,
कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। तो ये हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक्स का जो बेसिक था, कहाँ से निकल कर के आई, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती है, किस लेवल पे स्टडी की जाती है, ये पूरा का पूरा आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी पार्ट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में माइक्रो का पार्ट है, मैक्रो का पार्ट आपके आईपीसीसी के अंदर है, तो हमारा जो ये इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से माइक्रो का है। तो माइक्रो में हमने इसके अंदर जो भी पढ़ा है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, तो ये सारी के सारे हम इसके अंदर हमारे आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर डिटेल के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।